नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। देखिए, जिनका भी पेपर अभी फेज़ 3 है और फेज़ 4 में है और अभी आपके पास कुछ तो टाइम बचा हुआ ही है, तो मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं और आप इसमें से देख लें कि कितना टॉपिक इसमें से आपके कंप्लीट है। और देखिए, कंप्लीट इन द सेंस ऐसा नहीं कि बस गो थ्रू में है, मतलब कि कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है आपको उस टॉपिक पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट काफ़ी नंबर यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो हर सेक्शन की मैं बात करूंगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर एक चीज़ मैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर साइंस के सेक्शन में, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा अभी ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको बोलते हैं ना कि एकदम टिप में होनी चाहिए वो चीज़ें और बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। सबसे पहले हम फिजिक्स के सेक्शन में बात करेंगे। देखिए, फिजिक्स का 3 से 4 एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है और अभी कह ले तो उनको लब हो चुका है रेलवे को इनसे। पहला टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स। अब देखिए, ऑप्टिक्स में भी ये जो छुआ जा रहा है सबसे पहले कहाँ पे, तो सबसे पहले आपको मिरर का कंसेप्ट पता होना चाहिए पूरा अच्छे से। अब आप अगर आपको मिरर का कंसेप्ट क्लियर है तो लेंस में कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट उत्तल को अवतल और अवतल को उत्तल करना पड़ता है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये आप क्लियर कर ले, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहला आपको करना क्या है, जितने भी मिरर के कंसेप्ट है, जितने भी मतलब क्या है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव प्लेन है और स्फेरिकल है। तो प्लेन से तो पूछा नहीं जा रहा है, समतल दर्पण से पूछा जा रहा है आपका, स्फेरिकल से मतलब कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स से। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पहले तो पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी करिए सर। यहाँ से पहले आप एक एक पॉइंट के उसको चीज को मतलब समझिए कि पोल किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, इन्फिनिटी में जिस भी पोजीशन में आप रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, उसमें आप प्रैक्टिकली थोड़ी सी एनालिसिस करिए कि किस तरह से इमेजेस क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, या फिर काल्पनिक बन रही है, वर्चुअल बन रहे हैं, या फिर रियल बन रहे हैं इमेजेस। ये पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी कर लीजिए। अब एक क्लियरिटी करने में केवल कॉनकेव को कीजिए, ठीक है। कॉनकेव को करने से होगा क्या, आपको अब जो कॉन्वेक्स है आप तुरंत कर लीजिएगा, और फिर इससे क्या होगा कि आपका जो लेंस वाला जो टॉपिक आएगा आप उसको आराम से जस्ट इसका अपोजिट ही उसमें करना पड़ता है, और उसमें होता कुछ भी नहीं, उसमें केवल आपके दो सेंटर हो जाते हैं, दो फोकस बन जाते हैं, बस इतना ही खेल होता है ऑप्टिक्स में, अगर बात कर ले मिरर और लेंस में। दूसरी चीज, अब यहां से न्यूमेरिकल कैसे बन रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, जैसे कि 1/f = 1/v + 1/u आपका हो गया मिरर में, और लेंस में आप करते हैं माइनस इसको। एक तो ये आपका क्लैरिटी होना चाहिए। अब यहां से भी अगर थोड़ा सा अगर कंसेप्ट आपने अच्छे से रखे हैं तो इसको भी बनाने में बहुत कम टाइम लगेंगे। क्यों, देखिए केवल यहां पर साइन कन्वेंशन आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि कहां पर आपको कौन सा साइन लेना, मतलब मिरर में और लेंस में। जैसे कॉनकेव की अगर बात कर ले तो फोकल लेंथ हमेशा ही माइनस होगा, पावर अगर आपने यहां पर ले लिया, लेंस की बात कर लिया तो वहां पर भी माइनस होगा। तो ये सब चीजें अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपको टॉपिक करना है ऑप्टिक्स में ही मैग्निफिकेशन, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं, यानी कि -v/u। ये पूरा क्लियरिटी होना चाहिए, क्योंकि यहां से जो आपका जो माइनस साइन निकलता है, ठीक, और आपको वहां पर जो क्वेश्चन में देखना है कि वहां पे अवतल दिया है या उत्तल दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर साइन चूज करना पड़ेगा। ये एक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी आपके बात करेंगे पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, P = 1/f से, ठीक है। तो यहां पर भी सेम आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस या उत्तल लेंस, ये सभी चीजें यहां पर क्लियर है। तो ये बस ये पोर्शन जितना मैंने अभी बताया ना, यहां से ही आपके 3 क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में। तो आप सोच सकते हैं कि पेपर अगर सोचा जाए, थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, तो अब आपके पास इतना टाइम है, अब क्योंकि इतने दिनों से आपने एनालिसिस देखा, तो यहां से 3 क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, फिर यही बात है कि ये 3 क्वेश्चन करना आसान तभी है जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होंगे एग्जामिनेशन में, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मैग्नेटिज्म और साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करके ही मैग्नेटिज्म करिएगा, और इलेक्ट्रिसिटी में मेनली आपको जो पूछा जा रहा है ना, जैसे कि रेजिस्टेंस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, और ओम्स का लो V = IR। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए V = IR में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर उसके ग्राफ वगैरह देख ले, और बस यहां पर इसके जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने जो नाम लिया टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके, ये आपका क्या होता है, नियतांक हो जाता है, और V = I हो जाता है, बस यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपका R = ρl/a होता है। इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी देखी जाती है पदार्थ पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर और एरिया पे, तो इसको ही क्या किया जा रहा है, वेरिएशन किया जा रहा है, और आपका सवाल यहां से बन जा रहा है। 2 सवाल यहां से बन रहे हैं। इसके बाद आपका जो सवाल पूछा जा रहा है हीटिंग इफेक्ट से, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हो गया, और केमिकल इफेक्ट जो आपका देखने को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी में,
जैसे H=I²RT हो गया, और उधर हीटर जो आप पढ़ रहे होते हैं, फ्यूज पढ़ रहे होते हैं, तो ये सब का कंसेप्ट यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 सवाल यहाँ से। अब मैग्नेटिज्म में आपको पता है कि मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है। मैग्नेट में अगर आप बार देखिए, मैग्नेट में मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो बार मैग्नेट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बार मैग्नेट का जो सेम प्रॉपर्टी आपको क्या होता है सोलेनॉइड में, परिनालिका में भी देखने को मिलती है। अगर बार मैग्नेट क्लियर है, क्योंकि बार मैग्नेट के इनसाइड जो मैग्नेटिक आप जब देखते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वहां पे, और वहां पे जो डायरेक्शन आप देखते हैं साउथ टू नॉर्थ, और बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है वो नॉर्थ टू साउथ बन रही होती है, ठीक है। सेम यही आप क्या देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक आपको सोलेनॉइड में भी देखने को मिलता है। और देखिए यही सब तो क्वेश्चन आपका पूछा गया ना, कि देखिए क्या पूछा गया था कि स्टेटमेंट में क्या बनाया जा रहा है कि इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, या फिर बोला जा रहा है आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। दूसरा चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना रहा होता है, वो सोलेनॉइड के इनसाइड में या फिर सोलेनॉइड के बाहर। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है सर सोलेनॉइड के अंदर, मतलब जो बार मैग्नेट में देखने को मिलता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन की, देखिए यही क्वेश्चन को ही हर जगह घुमाया जा रहा है, हर शिफ्ट में। फिर पूछा जा रहा है कि अगर सोलेनॉइड में अगर आपको मैग्नेटाइज करना है कोई भी मटेरियल, तो सॉफ्ट आयरन लेंगे या फिर स्टील रखेंगे, तो आप कहां रखेंगे, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, इनसाइड द मैग्नेट परिनालिका रखते हैं या फिर सोलेनॉइड रखते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, बस यही रीजन होता है। परमानेंट मैग्नेट हो गया, फिर टेम्पोररी मैग्नेट हो गया। परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है, तो स्टील से बनता है। टेम्पोररी मैग्नेट किससे बनता है, सॉफ्ट आयरन से बनता है। फिर आपसे ये सवाल बन रहा है कि जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में एक चीज तो ये अभी मैं आपको क्लियर भी कर दे रहा हूं कि देखिए जो आपका टेम्पोररी मैग्नेट होता है और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट की जो क्या पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और टेम्पोररी मैग्नेट की जो पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये टेम्पोररी मैग्नेट की सबसे अधिक होती है, ये चीज याद रखें। और डीसी मोटर जो कॉमर्शियल यूज हम लोग जो लाते हैं ना मोटर वगैरह में, वहां पर आपका टेम्पोररी मैग्नेट का ही यूज किया जाता है। ये शायद आपके आज या कल जो था मतलब पूछा गया था सवाल स्टेटमेंट में, तो ये पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। अगर बात किया जाए फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। सॉरी मैक्सवेल का, गलती बोल गया। फिर फ्लेमिंग में आपने देखा लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये यानी कि आपने मिडिल फिंगर को रखा था क्या, हाँ धारा की ओर, मतलब करंट को बता रहा था। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड यूज किया और एक साइड आपने, मतलब सिंपल सी बात है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बायां क्या था आपका फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा था, और राइट क्या था आपके इंड्यूस करंट के बारे में बता रहा था। बस इसको ही तो करना था, बस इसके अलावा आपसे और कोई सवाल मैग्नेटिज्म में नहीं बन रहा है। ये कंप्लीट आपका एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अब हो सकता है कि यहाँ से अगर सवाल बनेगा मैग्नेटिज्म से, तो आप 3 चीज आप याद आपको रखना है, और शायद यहाँ से पूछा भी गया है, ठीक है। एक तो आपको पूछा गया था डाईमैग्नेटिक के बारे, ठीक है, डाईमैग्नेटिक। उसके बाद पूछा गया था पैरामैग्नेटिक, और एक पूछा गया था फेरोमैग्नेटिक। मतलब ये बताता है कि कोई पदार्थ मैग्नेट के साथ कैसा प्रॉपर्टी शो करता है। डाईमैग्नेटिक मतलब डाई से आप समझ रहे हैं, डाई है मरा हुआ, तो कोई भी इसमें आपका मैग्नेट इसके पास जितने भी मैटर होते हैं डायमीटर, आप इसको मैग्नेट के पास ले जाएंगे, कोई भी आपको प्रवृत्ति ये शो नहीं करेगी, ठीक। उसी पर पैरामैग्नेटिक, पारा सब समझिए पैरामेडिकल, मतलब आप हॉस्पिटल में जा रहे अधमरे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कराएगी, बहुत अधिक भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के साथ अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगी। तो इसका एग्जांपल आपसे पूछा गया था, सोडियम पूछा गया था, एल्युमिनियम होता है, सोडियम होता है सर, मैं भी भूल रहा हूँ, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये 2 आपको याद रखना है। और उसके बाद आपका फेरोमैग्नेटिक में आपसे पूछा गया था कोलोनी, ठीक है, कोलोनी से याद रखना है। कोलोनी से कोबाल्ट हो गया, ला से लोहा हो गया, ना से निकेल हो गया, कोलोनी, ये 3 आपको याद रखना है। और फेरोमैग्नेटिक बहुत अच्छा मतलब प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नेटिक फील्ड से, टेम्परेचर के साथ इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी पूछा जाता है। जब आप बहुत अधिक टेम्परेचर क्या करते हैं बढ़ा देते हैं ना, तो इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी घट के, या फिर आपका डाईमैग्नेटिक बन जाता है। कौन, फेरोमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक। खैर देखिए ये मैंने आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया, क्योंकि जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनका रिवाइज भी होते चले जाए। ये पूरा आपका यहाँ से फिजिक्स में इतने जितने भी चीजें मैंने बताई, यहाँ से आपके 7 से 6 क्वेश्चन, देखिए ये मिनिमम 6 कम से कम 7 क्वेश्चन तो यहीं से आपके बन जा रहे हैं। अब सोचिए 25 में फिजिक्स में कितना क्वेश्चन बन रहा होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे होंगे या 9 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन यही, और यहीं से क्वेश्चन ही बन रहे हैं बस। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन छुआ नहीं जा रहा। हो सकता है अगर पूछा भी जा रहा हो तो वर्क एनर्जी पावर से कुछ ले ये लोग, तो यही तैयार करना है। देखिए ये तो 3 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या तैयार करना है, वर्क एनर्जी पावर को तैयार कर लेना है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनना है, वर्क एनर्जी पावर को ध्यान से कर ले, हीट को कर लें आप, ठीक है, हीट को कर लें आप, हीट कर लेंगे, वर्क एनर्जी पावर कर लेंगे, और उधर 3 टॉपिक, ये 5 टॉपिक आपको करके जाना है बहुत अच्छे से। अब हो सकता है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि देखिए जो पूछने के चांसेस ज्यादा है कि अगर 9th में ये घुसेंगे, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत ही पूछ लिया 10 में, तो वेव और साउंड से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर चेंजेस कितना भी करेंगे, तो ये देखिए चेंजेस के लिए मैंने बता दिया, लेकिन जो अभी ट्रेंड चल रहा है वही चीज चलेगा। अब आइए सर केमिस्ट्री की बात करते हैं।
9 मिनट फिजिक्स में ले लिया, मैं कोशिश करूंगा जितना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ भी केवल बोल करके निकल जाऊं। क्योंकि सर देखिए, मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना घुमाया जा सकता है। खैर ठीक, सबसे पहले केमिस्ट्री में बात करें तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है क्या, पीरियोडिक टेबल। एक साथ देखिए, पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट है, चाहे आपके सोडियम हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, एनीथिंग एल्स, और उसके जितने कंपाउंड है, जैसे आपने सोडियम पढ़ा तो कास्टिक सोडा भी पढ़ लेना है आपको, NaOH हो गया, उसी में आपके धवन सोडा Na2CO3 भी आ जाएगा, उसी में आपका NaHCO3 भी आ जाएगा, उसी में आप मतलब ये सब क्या, बेकिंग सोडा हो गया, धवन सोडा हो गया, ठीक है, खाने वाला सोडा हो गया। फिर कैल्शियम पढ़ेंगे तो आप कैल्शियम की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, आप वो वाटर के साथ क्या रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्टिविटी शो करेगा। ये आधा पार्ट जब ये करने से क्या आपको प्रॉफिट होगा ना, साथ में आधा केमिकल रिएक्शन का जो पार्ट है यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुन रहे होंगे अगर आप, तो समझ रहे होंगे तो। फिर आपको यहीं पे आपको फिर कैल्शियम के सारे कंपाउंड पढ़ लेना है, जिप्सम को पढ़ लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ लेना है, ये सब कुछ, क्विक लाइन को पढ़ लेना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये सब चीज यहीं पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कार्बन में जाएंगे तो कार्बन का पूरा कंपाउंड आप देख लेंगे, ग्रेफाइट को भी देख लेंगे, उसके बाद आपके डायमंड्स को भी देख लेना, फ्लोरीन को भी देख लेना। फिर कार्बन के जितने भी हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन को भी उसी से आपको ऐड ऑन करके अल्केन, अल्किन, अल्काइन को भी देख लेना है, हाइड्रोजिनेशन देख लेना है उसमें ही आपको। फिर हेलोजिनेशन प्रॉपर्टी भी आपको देखना है कि मीथेन को किस प्रकार से रिप्लेस किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब आप केमिकल रिएक्शन में जब पढ़ रहे होंगे तो वो आधा से मैक्सिमम चीज यहीं पे आप कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक, ये हो गया आपका पूरा मेटल, नॉन मेटल, और आपका हो गया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सारे साइंटिस्ट देख लेने हैं। सबसे पहले आपको डोवेर्नियर से स्टार्ट करना, फिर न्यूलैंड में आना, फिर मैंडलिप में आना, फिर मॉसले में आना है। 1829 या 1863, 1864, 1869, ये 1913 में सब हर एक एलिमेंट। अब देखिए एक चीज ये याद रखना है कि यहाँ से जो आपका थोड़ा सा टिपिकल हुआ, जो चेंजेस देखने को मिला क्या है कि मैंडलिप, डोवेर्नियर न्यूलैंड से, जी हाँ न्यूलैंड से। अब न्यूलैंड में जो था कैल्शियम में ये जाके क्या हो जाता है, इनका लॉ फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, मतलब कि सारे गामा पादा निशा पे रखा था कि पहला एलिमेंट 8वें के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे आप कम से कम इतना आप एलिमेंट याद रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन था, लिथियम था, उसके बाद था क्या, उसके बाद गैलियम था, ठीक है, गैलियम था, उसके बाद आपका क्या था, बोरोन था, ठीक है, बोरोन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे फ्लोरीन रखा गया था, क्लोरीन रखा था, कोबाल्ट और निकेल यहाँ रखा था। ये इनका क्या था, डिसएडवांटेज था, मतलब इनकी कमियां थी इनके टेबल में। फिर लिथियम यहाँ पर रखा गया था, सोडियम था यहाँ पर, पोटासियम था, गैलियम के बाद यहाँ पे आपका मैग्नीशियम रखा गया था, यहाँ पर कैल्शियम था, ठीक है, और यहाँ एल्यूमिनियम हो गया, कॉलेज स्टूडेंट सल्फर हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, और यहाँ न्यूज़पेपर हो जाएगा, उस से सल्फर हो जाएगा। बस इतना आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। गैलियम का पूछ लिया गया था कि न्यूलैंड में उसके नीचे कौन था, ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया था लिथियम के नीचे कौन सा एलिमेंट रखा गया है, तो ये आपका पूछा गया था पहले के शिफ्ट में, फेज 1 में। तो हो सकता है इतने ही सही पूछेगा, क्योंकि कैल्शियम के बाद इनका लॉ फेल हो जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रख लेना सर। नेक्स्ट, ये 3 टॉपिक हो गया। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका केमिकल रिएक्शन से। देखिए केमिकल रिएक्शन पढ़ने से नहीं होगा केवल, इसके साथ साथ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर होने का मतलब क्या है कि सर ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि आप मतलब सिंपल सा सर, ऑक्सीडेशन किसका होगा। एक तो आपका तरीका है कि आप सबसे पहले देख ले कि मेटल अगर मिल गया तो मेटल कैसे पहचानते हैं, या तो उसके अंत में यम लगा होगा, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, या फिर उसमें जब आप मारेंगे पीटेंगे तो उसमें क्या टंजन का आवाज, जैसे लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या हो गया, मेटल हो गया। तो एक तो ये तरीका होता है कि वो ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन में रखते थे। दूसरा नियम क्या है कि सर ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा, जिससे ऑक्सीजन जुटेगा, ठीक, ऑक्सीजन अगर जुट रहा होगा जिस भी एलिमेंट से, उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। दूसरा चीज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके साथ जुटेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर हाइड्रोजन जिससे अलग हो रहा उसका ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसके साथ मिलेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, अलग होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बस इतना प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा वो क्लियर कर लेंगे। और आपने अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है वो निकाल लिया तो आप दूसरा तो भाई रिडक्शन ही होगा। हमेशा ही रिएक्टेंट में ये याद रखना है आपको, जैसे कि A + B = AB हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन दोनों में से किसी एक का होगा, ना कि इधर किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ये सबसे पहले याद रखना। देखिए अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और अगर इसका रिडक्शन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। बस ये जस्ट अपोजिट याद रखना है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आपको पता होना चाहिए। खैर अब ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना। अगर जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर इन
इंक्रीज होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन और नंबर जिसका डिक्रीज होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। इतना ही प्रॉपर्टी है सर। देखिए जितना मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, जिनके पास अभी थोड़ा बहुत मतलब 5-6 दिन का भी टाइम है तो वो कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स इन द सेंस कि आप एज अ सिलेक्शन के पास पहुंच सकते हैं, थोड़ी सी अगर तैयारी होगी तो। मैथ में भी मैं आऊँगा अभी। इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री हो गया, केमिकल रिएक्शन आपका और ऑक्सीडेशन रिडक्शन सर साथ में कंप्लीट करूँगा। फिर इधर आपको एसिड एंड बेस भी कर लेना, क्योंकि एसिड एंड बेस में भी आपको कई सारे आपको क्या मिलेगा, केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज मिलेगा। जैसे कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हो, मेटल को मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हो तो H2O प्लस CO2 गैस निकलता है, प्लस साथ के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से कंपाउंड में कुछ कलर पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। एक तो BSO4 का कलर पूछ लिया जाएगा कि ये कैसा कलर देता है, तो ये शायद BSO4 आपका व्हाइट कलर देता है। CaCO3 कैसा, व्हाइट PPT चूना आप देखे होंगे, व्हाइट कलर होता है। फिर आपसे पूछ सकता है सर कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो ये ब्लैक कलर का देता है। ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, नो डाउट। तो ये सब कलर के बारे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब एक्शन। फिर सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, मतलब कि सोडियम को रिएक्ट कर देंगे ये किसे, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, मतलब सोडियम जिंकेट को आप कैसे लिख सकते हैं, NaZnO2। ठीक है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, ये पूछा गया है शिफ्ट में, क्योंकि ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है। तो देखिए पूरा का कंप्लीट ये सब चीज़ें मैंने यहाँ बता दिया केमिस्ट्री का। बस इससे ज़्यादा आप केमिस्ट्री मत कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि आप बोलिएगा पूरा चीज़ आपने बता दिया सर, लेकिन ये चीज़ करके जाएं। और इसके अलावा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर देख करके जाना होगा सर, और मैटर। ठीक है, मैटर्स, ठीक है, प्रकृति पदार्थ जिसको बोलते हैं, ये आपको देखना, इतना तो आपको करना पड़ेगा नो डाउट। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा एग्जाम में, इतना कर लीजिए। टाइम नहीं है जिसके पास, टाइम जिनके पास हो फिर तो आप करेंगे ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाइएगा। अच्छा, यहाँ से भी आपका एक सवाल पूछ रहा है, केमिस्ट्री बहुत मतलब अच्छा इस बार बना लिया इन्होंने टारगेट, क्योंकि सब ने सोचा था फिजिक्स एंड बायोलॉजी, लेकिन जस्ट अपोजिट देखने को मिला। ऑर्गेनिक से पूछा जा रहा है, ऑर्गेनिक में कैसे आपका अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कुछ नहीं, सिंपल सा पूछा जा रहा है। जैसे कि अल्केन में हम क्या करते हैं, अल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, उसमें क्या करते हैं CnH2n, ठीक है, CnH2n+1, और यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप को डाल देते हैं, जैसे OH डाल देंगे, ठीक है, CHO कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड डाल देंगे, COOH कर देंगे। यही आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक ये हो गया। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले सुन लीजिए। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको एनिमल किंगडम करना होगा। एनिमल किंगडम में आपको पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का टाइप भी पढ़ लेना है, चाहे वो रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन में से ही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कैसे। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, 2 पेरेंट सेल होते हैं जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। गैमेट क्या होता है सर, जैसे कि मेल और फीमेल में स्पर्म हो गया, और फीमेल में क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। जब इन दोनों मिलता है तो इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है सर, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट के बाद कुछ महीनों के बाद इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है एक ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक चाइल्ड का। इसी प्रकार अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम जब बात कर लेते हैं तो ये कैसा शो करता है, ये बाइसेक्सुअल शो करते हैं, मतलब एक ही पेरेंट सेल होते हैं, इसमें कोई भी गैमेट सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक ही पेरेंट में फीमेल सेक्स ऑर्गन तथा मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ये क्या करते हैं, अपना सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, फिर जाकर के एक इंडिविजुअल यानी कि एक न्यू इंडिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग का यहाँ पर क्या होता है, आपको देखने को फॉर्मेशन मिलता है। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि एग्जाम्पल के एक, जैसे कि फ्यूजन, फ्यूजन में भी आपका होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। फिर आपके होते हैं इसमें ही आपको देखने को मिला फ्रेगमेंटेशन को मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको जूस पोर्स भी देखने को मिलेगा। फिर अब इसमें आपको रीजनरेशन भी देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको जो है हाइड्रा एंड ईस्ट जो होता है बर्डिंग प्रोसेस करता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है क्रियाएं, और मेनली जो वेजिटेटिव से भी पूछा जा रहा है, क्योंकि प्लांट में जो आपको देखते हैं, देखिए प्लांट में जो होता है 2 तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है फ्लावर में, जो मेन आप प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मेनली इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि 2 गैमेट सेल होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी प्लांट में होता है उसे नाम दिया जाता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में प्लांट में जो है, जैसे कि तना से हो गया उनका, मतलब तना से एक नया प्लांट निकल गया, रूट से निकल गया, स्टेम से निकल गया, तो ये ऑप्शन में दे दिया जा रहा है, ग्रेप्स दे दिया जा रहा है, बनाना दे दिया जा रहा है, मैंगो दे दिया जा रहा है, ये सब पूछा जा रहा है यहाँ से, ठीक। अब इसी में प्लांट में आपको ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। प्लांट में आपको पूरा प्लांट का रिप्रोडक्शन में प्लांट मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ लेना है, यानी कि फ्लावर के बारे में पूरा पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब कि 4 पार्ट आपका हो गया। एक तो हो गया कोरल, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है भाई, क्लोरेला नहीं, मतलब कि कहने मतलब ये कि फीमेल जो फ्लावर जो होते हैं ना, फ्लावर के जो 4 पार्ट होते हैं, एक तो सेपल्स हो गया, ठीक है, सेपल्स हो गया, रेसिप्टेकल हो गया, उसके बाद एंड्रोसियम और गाइनोसियम, मेल पार्ट हो गया एंड्रोसियम, और गाइनोसियम हो गया फीमेल पार्ट। एंड्रोसियम में क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है ना, फिलामेंट होता है। उसके बाद इससे हो गया एंथर हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, पोलन ग्रेन हो गया। और फिर आप फीमेल में क्या पढ़ रहे होते हैं, गाइनोसियम में क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार से ये होता है, स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा हो गया। ये क्या हो गया आपका
ये क्या होता है आपका स्टाइल हो गया, और ये क्या हो गया ओवरी हो गया, इसके अंदर ओव्यूल होता है। तो ये पूरा पार्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है सर। देखिए मैं पूरा टॉपिक सेलेक्ट किया कि आप पढ़े तो आपको वहाँ दिक्कत ना हो। इसके बाद अब बायोलॉजी में आपको क्या करना पड़ेगा सर, हार्मोन से क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्लांट हार्मोन से, लेकिन इसके अलावा आपको एनिमल हार्मोन यानी कि ग्लैंड टॉपिक से आपको सवाल बन रहा है, ठीक है, ग्लैंड से पूछा जा रहा है। ग्लैंड में जितने भी हार्मोन आपको कर लेना, सारे ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं टिश्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लांट टिश्यू से मेनली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एनिमल से केवल एपिडर्मल टिश्यू से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लांट में आपको देख लेना है क्या, देखिए प्लांट में 4 टिश्यू की बात की जाती है। 4 टिश्यू में मतलब कि 2 टिश्यू को प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसमें क्या होता है कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, यानी कि ग्रोइंग नेचर इसमें सबसे अधिक होता है, यानी प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है जहां पर सबसे अधिक ग्रोइंग देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ बात कर लिया जाए तो हमारा परमानेंट टिश्यू क्या होता है, यहाँ पे जो सेल होते हैं ये डेड सेल होते हैं, और इसका काम जो होता है मेनली परमानेंट टिश्यू या सपोर्ट प्रोवाइड करना, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी देना, या फिर उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टाइप्स की अगर हम जब बात कर रहे होंगे ना सर, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी सारे टाइप्स आपको देख लेने हैं, चाहे अगर बात किया ले जाए पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, उसी प्रकार आपको देख लेना परमानेंट में जाइलम भी देख लेना सर, फ्लोएम भी देख लेना, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जहां से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है जाइलम और फ्लोएम से, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए जाइलम के जितने 4 पार्ट हैं, ट्रैकिड्स हो गए, ठीक है, ट्रैकिड हो गया, वेसल्स हो गया, और पैरेनकाइमा, बिल्कुल जाइलम पैरेनकाइमा हो गया, और एक फाइबर हो गया, और ये क्या होता है लिविंग सेल, बाकी क्या होते हैं सारे डेड सेल होते हैं। उसके बाद फ्लोएम में भी आपको 4 पार्ट देख लेने सर, सीब ट्यूब हो गया, सीब सेल हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, पैरेनकाइमा हो गया, और एक फाइबर, ये सभी क्या होते हैं लिविंग सेल होते हैं, लेकिन एक क्या होता है आपका डेड सेल होता है। तो ये आपका देखना है, और इसका फिगर देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपको देख लेना है सर, जब प्लांट का रेस्पिरेशन जब आप पढ़ेंगे ना, प्लांट के जब पार्ट मतलब मेरे नोट्स आपने लिए या मेरे वीडियो आपने देखे होंगे बायोलॉजी, जहां मैंने प्लांट्स का ट्रांसक्रिप्शन भी करवाया, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं मैंने बताया, जहां पर फोटोसिंथेसिस की पूरी क्रियाएं समझाएं, किससे वाटर मतलब कि जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वाटर से, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है सर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, ये सब चीज आपका एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है। स्टोमेटा वहीं से पूछा जाए जहां पर ट्रांसक्रिप्शन पर उसके गार्ड सेल का जो शेप होता है जब वो खुलता है और जब बंद होता है, उत्तल दर्पण की तरह बनाता है, उत्तल लेंस की तरह, और अवतल लेंस की तरह जब ओपन होता है। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा वीडियो में, यहाँ मैं आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल वो मैं बता दिया हूँ आपको। नेक्स्ट आपको जो बायोलॉजी में करना है क्या, सेल को भी अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हो। इसके अलावा आपके इन्वायरमेंट से आपको क्वेश्चन पूरा देख करके जाना है, चाहे फूड चेन हो, इकोसिस्टम के बारे पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको इसमें जितने भी इन्वायरमेंट से लेकर जो भी आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है, चिपको आंदोलन हो, वाटरमैन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किनको बोला जाता है किनको बोला नहीं जाता था। इतना आपको बायोलॉजी से करके जाना, ये आपका पूरा का पूरा कम से कम इतना अगर आप करके जाते हैं तो देखिए 25 में आपका कम से कम 18 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। अब 7 क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस किया कहाँ से बन रहा है, क्योंकि आप इतना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। और ये उनके लिए जिनको कुछ भी अभी तक नहीं पता है, ये उनके लिए, जिनको सब कुछ पता है तो भाई 18 कर लीजिए, 7 नंबर आप अलग से कर लीजिए तैयार, इतना एनालिसिस वगैरह आप देख ही रहोगे। अब बात कर रहे थे सर मैथ्स में क्या होगा, देखिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कहाँ पर, एडवांस में आप ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, अलजेब्रा देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद DI देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद अलजेब्रा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जा रहे हैं। और नंबर सिस्टम देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स उसी में ही आपका आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको CI में या फिर SI से एक क्वेश्चन बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, ये भी देख लेना है। उसके बाद आपको जो देख लेना है क्या, इसके बाद कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इतना करके चाहिए 18 क्वेश्चन मैथ्स में यहीं से बन रहे हैं। और रीजनिंग में आपको करना, आपको भी पता है सीटिंग अरेंजमेंट ये सब क्वेश्चन आ रही है, सब बताने की जरूरत नहीं, इतनी एनालिसिस आपने देख लिया। अब आते हैं सर इस जीके में, देखिए जीके में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है, जो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि आपने शुरू से अगर मुझे फॉलो किया होता तो 8 से 7 देखिए 10 क्वेश्चन तो जीके से पूछ ही रहा होगा, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल फंसाया है मैंने, ठीक है, जो मैंने कंटेंट दिया था यूट्यूब पे दिया था, नोट्स में दिया था। तो खैर इसमें अगर पढ़ना है तो आप देखिए आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, नेशनल इनकम के बारे पढ़ लीजिए, 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए, उसी में जितने भी है चाहे GDP हो, GNP हो, ये सब कुछ डिटेल डिस्कशन पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। GST भी पढ़ लीजिएगा, आएगा एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में। सेंसेक्स भी पढ़ लीजिएगा, आएगा एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे 3 और 4 में। उसके बाद ज्योग्राफी में आप रिवर्स वगैरह देख लीजिएगा, सारा टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। टेम्पल से भी क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल, नेशनल पार्क वगैरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, ये सब देख लेना है। फेस्टिवल देख लीजिए, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक। बाकी इतना ही कर लीजिए, माउंटेन वगैरह भी देख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है अगर आपके 4th फेज में पेपर है, अगर टाइम मिलता है आपको तो। बाकी ये चीज़ें कर लीजिएगा, मैं आपको बस आपको अवेंट थोड़ा सा कर दिया हूँ,
अगर ये सब टॉपिक अगर आपका कहीं भी लूप होल बन रहा होगा तो इसको आप ताकि रिकॉल कर सके। देखिए लंबा वीडियो बन गया, मैं चाहता तो छोटी में ही कवर कर देता हूँ, केवल टॉपिक जैसे सब लोग बता देते हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर तक जाकर के ये चीज़ें कोशिश की आपके साथ डिटेल डिस्कशन कर दूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। जब आप पेपर कॉपी पेन जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी सर ये नाम लिखा था। और ये भी एक तरह से थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसे ही नहीं कुछ चीज़ें बोल देता हूँ, कि मुझे भी उसके बारे अच्छे से चीज़ें जब मुझे पता होती है तभी मैं आकर के आपको हर चीज़ तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ आप तक। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो और बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ, देखिए इस वीडियो में के माध्यम से अगर इन टॉपिक पर अगर आपने कमांड कर लिया तो 18 क्वेश्चन साइंस से कोई नहीं रोकेगा आपका। हाँ लेकिन मैंने फिर कहा कि कंसेप्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। फिर आपकी अगर हम बात कर लिए मैथ में 18 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। अब देखिए रीजनिंग के बारे में सबको पता है कि पजल सेटिंग अरेंजमेंट कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद डायरेक्शन ये सबसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। उसके बाद एनालॉजी वगैरह तो ये सबसे बन रहे हैं। तो भाई इसमें नहीं, मतलब कहने का मतलब है 25 क्वेश्चन उधर आप रीजनिंग से कर लेंगे, जीके में 6-7 से क्वेश्चन कर लीजिए। और करंट अफेयर के भी मैं आपको बता देता हूँ, स्पोर्ट्स कर लीजिएगा सर, अवार्ड्स कर लीजिए और अपॉइंटमेंट कर लीजिए। और लेटेस्ट अभी जनवरी से अगस्त नहीं जुलाई तक की, ठीक है, करंट अफेयर कर लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। और लाइन बाय लाइन उसमें क्या खोजना है आपको, कोई योजना चलाया सरकार ने या कोई राज्य सरकार ने, और उसमें साइंस एंड टेक की क्वेश्चन कोशिश करिए। कोई IITian कॉलेज ने कुछ चीज़ों का इन्वेंशन किया हो या फिर कोई भी मतलब कि MOU साइन किया गया है, ठीक है, कुछ भी साइंस एंड टेक में इसरो DRDO ने कोई एक मतलब चीज़ें ऐसी की है, ये आपको ध्यान दे लेना, बस इतना ही आपको कर लेना करेंट, तो भी वो भी पकड़ा जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप बात कर लिए इधर 18, साइंस में 18, मैथ में 18, जीके में 6 से 7 क्वेश्चन आपका मैं बता दिया हूँ कर लेने के लिए। उसके बाद करंट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और इधर साइंस रीजनिंग 25, तो 18 दूनी 36, 36 25, 6 5 11, 3 2 5, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट 65 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे इतने आराम से। और पता है कि सिलेक्शन 55 प्लस में ही होने वाला है इस बार, ठीक है। आपको अभी लग सकता है लेकिन ये रियलिटी सर, क्योंकि अभी फिजिकल बचा हुआ 50% स्टूडेंट वहाँ से निकल जाएंगे। 55 मतलब सबसे सेफेस्ट जोन की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 62, डेंजरस जोन जो है आपका वहीं तक रुक जाएगा, ये जनरल की बात कर रहा हूँ। खैर ये कट ऑफ पे मेरा डिस्कशन करने का मतलब नहीं था, बस आप लोग को मोटिवेट करना है भाई, ये सब टॉपिक करके जाइए, मेन मकसद यही था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।